अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। ये प्रोग्राम कमांडर सिटी के ताउन से पेश किया गया है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस ईद को हम अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बिना सोचे समझे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने तो अपने लाल को कुर्बान गाह पे लिटा तक दिया था, छुरी तक उनके गले पे चला दी थी, लेकिन अल्लाह की करामत देखी कि वहाँ एक दुम्बा आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हमें भी इस ईद को मनाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं जो मुस्तहिक हैं, जाने अनजाने में उनकी बिल्कुल दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवर लेकर आते हैं और फिर शो ऑफ करते हैं कि भाई मैं तो इतने का लेकर आया, आप कितने का लेकर आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और कुर्बानी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका बजट बहुत कम होता है, तो वो अपने बजट के मुताबिक, पता है आजकल महंगाई कितनी है, तो जानवर लेकर आते हैं। तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हमें अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है, बिल्कुल इसलिए नहीं करनी कि इससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके मैं सबका तारुफ करवाऊंगी। मुख्तलिफ शोबों से आए हुए ये मेहमान जब एक जगह जमा होते हैं तो फिर देखें कि गुफ्तगू का कितना खूबसूरत सा आगाज़ होता है। तो सबसे पहले कमांडर सिटी के चेयरमैन कमांडर मोहम्मद जाकिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, इनके साथ इनकी बेटी मौजूद है मैडम अरूबा, जो CEO ऑफ कमांडर सिटी हैं। जी अरूबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। कैसा रहा आपका ईद का दिन? बहुत अच्छा। हमने कमांडर सिटी में ही पहला दिन गुजारा है। अच्छा, कुर्बानी आपने यहाँ पे की है। ठीक है। इनके साथ इनके हस्बैंड मौजूद हैं डॉक्टर तासीर साहब, जो कमांडर सिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। अच्छा, आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस तासीर भी मौजूद हैं और मिस्टर एंड मिसेस सुहेल महमूद भी मौजूद है। मींस हमारे पास आज दो कपल्स मौजूद हैं। मिस्टर सुहेल जो PR प्रोफेशनल है और इनके साथ इनकी मिसेस मौजूद है जो एंकर पर्सन भी है और नात ख्वाह भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेस में भी काम किया है। इसके अलावा शिनोबोई और उद्दम पठक मूवी में भी काम किया है। आयशा फराज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक। ईद मुबारक। आप सबसे पूछ रही हैं कि सबकी ईद कैसी गुजरी, आपकी कैसी और कहाँ गुजरी? मेरी ईद तो घर पे, आपको पता है ईद तो घर पर ही गुजरती है और किचन में काम करते हुए ही निकल जाती है। आप मुझे बताएं कि आपने सबसे पहले ईद के दिन क्या बनाया? कलेजी और नमकीन गोश्त। सारा दिन किचन में गुजरता है और वो एक वाहिद ईद का दिन होता है जिस दिन मैं पक्की माफी लगती हूँ। वैसे भी आप खाना तो बहुत अच्छा अच्छा बना के स्टेटस पे लगा रही होती है, मैं देख रही होती हूँ। मतलब हम दूसरों का भी दिल होता है कभी कभी, उनको आपको पार्सल भी भेज देना चाहिए। आपको आ जाना चाहिए। आपको आ जाना चाहिए, आपको अपना घर है। कुकिंग का शौक बिल्कुल नहीं था, मगर शादी हुई तो पता चला कि खिलाए बगैर गुजारा नहीं होगा। इस फील्ड में आने का शौक कैसे हुआ आपको और कब से? हाँ, बस अचानक हुआ। अचानक से बस सोचा कि आना है तो बस? नहीं, मैं बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। स्कूल में भी की, वैसे भी अम्मा अब्बा बताते हैं कि मतलब शुरू से ही। जी, तो हिना आप बताएं, आप लोग क्या करते हैं ईद के फर्स्ट डे, कैसे गुजारते हैं ईद का दिन? फर्स्ट डे तो बहुत मसरूफ होता है। एक्चुअली फैमिली में माशाल्लाह अपनी सास सबको गेट टुगेदर करती हैं, तो फिर फर्स्ट डे यानी कुर्बानी हुई, तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना जो होता है लंच, तो बिरयानी बनती है, कलेजी बनती है, उसके बाद रात में बारबेक्यू होता है। तो उसमें माशाल्लाह सारे आप खुद बनाते हैं घर पे या सब? नहीं, शेफ भी होते हैं, मेरी देवरानी वगैरह, हम सब मिलके ही माशाल्लाह काम करते हैं। कुछ हेल्प करते हैं या सारा
प्रेशर आपके ऊपर ही रहता है? अच्छा, वैसे रात की बात है, कुकिंग अच्छी करती हूँ। अच्छा कुछ चीज़ें ही मुझे बताते हैं, जैसे अम्मन ऐसा होता है कि लोग कलेजी बनाते तो भूनते हैं मसाले से ना, तो ये मुझे बताते हैं नई नई रेसिपी कलेजी की, कि अचार के मसाले भी बनाओ तो इस तरीके से बनाओ, तो डिफरेंट फ्लेवर करके बनाते हैं। अच्छा, तो बस बताते रहते हैं या कभी खुद भी आप ट्राई भी करते हैं? अच्छा, कर लेते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। और आप बताएं, ईद के दिन आप क्या करते हैं? हाँ सोबिया, पहले तो मैंने अभी कमांडर साहब ने जो विजन बताया अपना, तो रियली मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। समझे कि ईद का मज़ा दुबाला हो गया। तो बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब ईद है और कमांडर साहब ने जब इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो शायद वो कोई ऐसा पैकेज भी अनाउंस करेंगे कि आज शो के हवाले से जो पार्टिसिपेशन है उनको कोई स्पेशल पैकेज मिल जाए। ये तो चलें ऑन लाइटर नोट। तो वैसे मैं ये समझता हूँ सोबिया कि ईद का जो मज़ा है ना वो अपनों के साथ ही है, मतलब पाकिस्तान में और अपनों के साथ है। तो क्योंकि यहाँ एक आपको पता है कि स्पेशल कल्चर है, सब लोग आते हैं, सब मेरी एक जो वालदा है ना वो अपनी बड़ी है, मतलब फैमिली में ना हमारे यहाँ तकरीबन 40 के करीब जो हमारे सब वो खाला हैं, मामू, सब बड़े आते हैं। फर्स्ट डे तो फिर वो स्टेप बाई स्टेप प्रोग्राम डिसाइड किए हुए होते हैं, अम्मी नहीं फिर सब वो ख़वातीन ने मिल के कि अगर हम लोग तो आप फुली इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कुर्बानी की जो प्रोसीजर आपको पता कितना फैलावा उसमें होता है, उसमें बीज से लेके फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो हिस्सा, जैसे अभी बात कर रहे थे वो 2-3 हिस्से जो लगते हैं, सारी चीज़ों में इनको मतलब ज़रा इसके बगैर तो मतलब गुजारा है नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क होता है कुर्बानी जो होता है। तो आपके यहाँ भी ईद के फर्स्ट डे ही कुर्बानी? जी, फर्स्ट डे कुर्बानी होती है। ठीक है। और आप बताएं, कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है या बस इसी तरह ईद गुजर जाती है? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ईद तो खुशी का मौका है। हाँ, नहीं, उसके अलावा भी वो छोटी छोटी बातें होती है ना, कपड़े लेने पे, शॉपिंग पे मेरे साथ भिजवाया। जब हमारे घर में कुर्बानी हो जाती है तो हमारी सास का ऑर्डर होता है कि ये जो कारपोश में कुर्बानी हुई है, अब ये तुम और तुम्हारा हस्बैंड धोएंगे। और आप यकीन करें कि वो धोने में 2 घंटे लगते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि बस बिस्तर मिले और सो जाए। लेकिन मेहमान, इतने मेहमान होते हैं, ये होता है आप लोगों के घर में भी? हमें धोना पड़ता है। उसके अलावा शॉपिंग का क्या सिलसिला है? आपको कहीं जाना होता है तो अक्सर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं भाई तुम चली जाओ, मैं बोर हो जाता हूँ तुम्हारे साथ, या साथ जाते हैं और बताते भी होंगे, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। लड़कियों को तो बहुत टाइम लगता है। हम भी आर वर्किंग पीपल, तो लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो हम हेल्प भी करते हैं आपकी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना? पहले अपनी करके जल्दी से फिर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चले, ये तो अच्छी बात है। और आप बताएं आयशा? फिल्म की है मैंने शिनोगई के नाम से, एक उदम पटाख के नाम से, जो कि रिलीज हो चुकी है, आई थिंक मार्च में हुई थी। एक मार्च में थी और एक फेब में थी। तो कैसा रहा फीडबैक ऑडियंस का? तजुर्बा कर रहे थे डायरेक्टर साहब, तो बस उस तजुर्बे का हिस्सा बने। अच्छा। और अब सोचा कि फिल्म कभी नहीं करनी। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप तजुर्बे का हिस्सा बन के? हाँ, मैं उस तजुर्बे का हिस्सा बनी, जो कि फर्स्ट फिल्म का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सेकंड का था कि 11 डेज लगी वो सिनेमाज में। असल में पाकिस्तान में थोड़ा सा सिनेमा जो है वो महंगा बहुत है। जब हम 3 करोड़ की 4 करोड़ की फिल्म बना देते हैं तो हमें वापस नहीं मिलता। लेकिन कोविड के डेज में बहुत प्रॉब्लम भी आ गया था। उसके अलावा भी सिनेमा बहुत महंगा है। आप सिनेमा देखने वाले को ना इस बात से परवाह नहीं होती कि वो आप उसको कहाँ बिठा रहे हैं। जो सिनेमा के देखने वाले ना वो कुछ और लोग हैं, उनको 300-400 का टिकट बहुत होता है। आप 1000 रुपये का टिकट लें, 700 रुपये की जाके पॉपकॉर्न लें तो कोई नहीं जाएगा आप देखने के लिए, आपको रिटर्न बैक नहीं मिलता। लेकिन ये तो कहा जाता है कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए हर वीकेंड पे हम बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट पे वही रश होता है, सारी आवाम उसी तरह बाहर आई होती है, पेट्रोल इतना महंगा है, सब रोना रोते हैं। लेकिन देखा जाए तो हर चीज सोबिया देखें, मतलब ओवरऑल एक इफेक्ट तो पड़ा है, ठीक है। और वो जो आप बात कर रही हैं वो एक लिमिटेड क्लास है, वो पाकिस्तान की सिर्फ 2% है जो आप बात कर रही हैं। तो वैसे 98% जो मतलब मिडिल क्लास है। कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है तो हम कहते हैं वहाँ जाएंगे, तो वहाँ वेटिंग इस तरह से होती है। मुझे तो जाते हुए कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या फ्री में मिल रहा है, मतलब इतना वेट कौन करेगा। घर में खाना नहीं बनाते हम कभी कभी होते वो तो देखिए वो यही है, वो तो शुरू से बात है कि लेकिन वहाँ रोज का रश ऐसा है, कैसे लगता है कि खवातीन ने घर में खाना बनाना। किसी के लिए 1000 रुपीज है वो 2 वक्त का खाना है, और किसी के लिए सिर्फ एक लिपस्टिक है, तो वो कॉस्ट वो तो एक सिलसिला है ही। लेकिन बस ये है कि जो ईद का मौका है या इस टाइप के और भी हमारे जो खुशी के मौके आते हैं, वो मतलब कहते हैं ना कि लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तो एंजॉय करना चाहिए।
है कि चाहे जिस लेवल पे भी करें, चाहे आप बाहर खाना खा के करें, चाहे आप अपनों में बैठ के करें, सेलिब्रेशन करें। हाँ, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये पसंद होता है कि जी बाहर जाए फैमिली को लेके, उनका अपना शौक, हर तरह के लोग होते हैं माशरे में, ज़ाहिर है। कुछ जैसे मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं छुट्टी का दिन मतलब अपनी फैमिली में गुजारूँ, अपने पेरेंट्स को भी सर्व करूँ, फैमिली को भी। जैसा भी इन्होंने तस्करा किया कि मैंने खुद यानी कि अपने शेफ़ से ऑफिस से मतलब मैंने वेस्टर्न फ़िश फ्राई मतलब सीखी है। अच्छा। और जो बताया था लीवर मसाला, मतलब मैंने उनसे रेसिपी लेके जो है तंपूरा प्रॉन जो है वो मैंने किया, अभी ये खुश हूँ अभी सब। और आपको पता है कि जो हम लोग हैं वो तो जब इन लॉज से कोई आता है तो ये होता है कि भाई मैं जो है ना अच्छे से अच्छा उनको बना के दूँ। एक दफ़ा मैंने अपने लॉज में खिलाया थी फ़िश फ्राई, और वो तो बड़ा जो है ना बेनिफिट आया, तो बॉस की नज़रों में जो है इज्जत बन गई। माशाल्लाह, अच्छी बात है। इन लॉज के लिए कोई हस्बैंड बना दे तो ये तो बहुत बड़ी बहुत अच्छा लगता है। फिर मतलब ये देखिए ये क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, सो के गुजार रहे हैं, ठीक है, कहीं चले गए, कहीं मॉल में चले गए, कहीं बाहर खाना खा लिया, ये टाइम जो अपनों में है ना ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती टाइम है। ये लोग तरसते हैं क्यों, मतलब लिटरली आप बाहर जाएं तो लोगों को मतलब तरसते हैं कि सब कुछ है लेकिन ये कि फैमिली नहीं होती या ऐसी मतलब फैसिलिटी अवेल नहीं होती। तो बस ये जो हमारा टाइम अगर अपनों में गुजरता है, गुजारना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए अपनों के लिए, और मैं समझता हूँ यही लाइफ की अचीवमेंट है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेक के बाद आके डॉक्टर तासीर से पूछेंगे कि उनको कुकिंग का शौक है या नहीं। तो नाजरीन, लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। तो डॉक्टर तासीर, आप बताएं कुकिंग के हवाले से आप क्या कुकिंग का शौक है भी या? जी, कुकिंग का शौक है। हाँ। और मतलब सिलेक्टेड चीजें आती हैं। अच्छा। बर्गर बना लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं और बस वहीं खत्म हो जाती है। तो उसमें अरूबा की हेल्प लेते हैं? बस वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, का ये सिलसिला होता है बना हुआ पड़ा हुआ है, उसको फ्राई किया और बना लिया। हाँ, पैटी बना के खुद बनाते हैं वहाँ से। अगर बनाना है तो फिर प्रॉपर्ली बनाना है, फिर KNN वाला नहीं। हाँ, वरना वो मतलब इस तरह का नहीं एफर्ट, इसीलिए इतनी मतलब। तो खुद ही बना लेते हैं या अरूबा की हेल्प भी लेते हैं? जो मैंने खुद बनाना तो फिर मैं किसी की हेल्प नहीं लेता, फिर यूट्यूब की हेल्प ले लेता हूँ। वो एक मेरा अपना मेथड है और वही मुझे मेथड पसंद है। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है ना कि घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो किचन में, जैसे मेरे अब्बू भी हैं, कभी उनको दिल करता है तो कहते हैं हाँ आज मैं सब बनाऊंगा, जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो फिर अम्मी को तो नहीं, क्योंकि अम्मी को तो कह दिया होता है, फिर आके फिर मुझसे पूछ रहे होते हैं अच्छा वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, क्योंकि अम्मी के पास जाते तो वो कहती हैं कि आपने खुद बनाना है ना, तो अब आप खुद ही बनाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रोसरीज खुद लानी होती हैं, उनको सेट करके रखने का भी है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा शौक है, ज़्यादा नहीं है, कभी कभार रख लेते हैं, तो एटलीस्ट ये पता होता है चीज़ कहाँ पड़ी है। और अरूबा कैसी कुकिंग करती है? अरूबा अच्छी कुकिंग करती है। अच्छी कुकिंग, बोलती बहुत कम है अरूबा, बताती नहीं है कुछ अपने बारे में। नहीं, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। सर बताइए सर, अरूबा कैसी कुकिंग करती है? मामा ने कभी कभार ही मेरा खाया। ओकेजनल करती है लेकिन अच्छी पास्ता अच्छा बनाती है। पास्ता, लजानिया, पास्ता, पिज़्ज़ा तो कम ही बनाती है, कम बनाती है, तो कभी कभार वंस इन अ ब्लू वो देसी चीजें इसको नहीं आती, सालन ये चीजें। और खाती भी नहीं होगी, आई थिंक पसंद भी नहीं होगा। नहीं खाती तो हूँ, लेकिन जब मैं बनाती हूँ फिर मुझे होता है कि जो बाकी लोग नहीं बना सकते घर में वो मैं बनाऊँ ना। बाकी तो सालन वगैरह तो रोजाना बनता है, तो मुझे होता है मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो हम डेली बेसिस पे नहीं खाते। हाँ, लाइक चाइनीज, हनी सोया चिकन, कैशू नट। ठीक है, तो कभी आप बना लेते होंगे, कभी ये बना लेते होंगे? तो बहुत कभी कभार। लेकिन बता रहे हैं ना, जब मुझे बनाना होता है तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेता। अकेले। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। और दोस्तों और कजन्स के साथ कैसा टाइम स्पेंड होता है आपका? दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो ऐसा मेरे सारे बहुत दूर हैं, अच्छा। कुछ अब्रॉड बैठे हैं और बाकी पंजाब में बैठे हैं, तो उनके साथ इस तरह नहीं होता। कभी कभार ही होता है कि हमारी साथ हो रही है। तो शादी के बाद ऐसा होता है ना कि वाइफ कहती है कि नहीं बस अब दोस्तों में रोज रोज जाना और ये सब नहीं। रोज जाने का पहले भी शौक नहीं था। अच्छा, वही रेयर जाने का होता है, उसी का मजा। वीकेंड्स पे? वीकेंड्स भी नहीं, मतलब महीनों के बाद।
ठीक है, तो फिर तो शिकायत हो नहीं सकती, वरना वो जिनको रोज जाने की आदत होती है उनके घर में तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। रोज जाने की उन्हें आदत होती है, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, रोज मिलना ही नहीं चाहिए, रोज फोकस्ड है ना। तो जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम फिर होता है हमें रिलैक्स करें ताकि मतलब फ्रेश माइंड वी कैन। और सेकंड और थर्ड डे क्या प्लान है आपका कल और परसों का? फैमिली के साथ घर पे बारबेक्यू, दावत और इस तरह से गेट टुगेदर। बिल्कुल ठीक है जी। तो मिस्टर PR प्रोफेशनल, आप कुछ बताएं प्रोफेशन के हवाले से। देखिए एक्चुअली जो PR की फील्ड है उसमें आप समझें कि 70% जो पार्ट है वो मीडिया का है। तो जैसे भी आप बात कर रही थी कि भाई कोई वाइफ वगैरह तो नहीं इंटरप्ट करती है जाना होता है, तो मेरी फील्ड चूँकि मीडिया की है, यू नो कि मीडिया में टाइमिंग आपको पता है, आप जो मतलब है कि बजट करते हैं टाइमिंग जब जाते हैं तो वो मतलब बहुत सारी कभी लेट सेटिंग भी होती है, बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है, कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ मतलब इनसे प्रोफेशनली मिलना होता है, मतलब मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि हिना की तरफ से मुझे ये कि हमेशा सपोर्ट रहा। अच्छा माशाल्लाह। अब तो वैसे ये कि अब तो मैंने देखा है कि मतलब एक जो ज़माने की बात हुआ करती थी कभी, जो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि जो वाइफ वगैरह हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्शन लगाती थी, अब तो लोग मतलब दौर बदल गया है। हमारे साइड पे अभी भी होता है, आपको पता है कि कुछ लोग हैं, ऐसे नाम नहीं लूंगी, तो खाना खा रहे होते हैं बैठ के और कहते कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया, मैं घर पे आकर ही खाऊंगा, लेट हो जाएगा लेकिन घर पे आके ही खाऊंगा। मतलब इतना ज्यादा किसी जगहों पे ऐसा होता होगा, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हिना जो है ना मतलब शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ ऑलवेज बीइंग वेरी कोऑपरेटिव, हर चीज़ में मतलब मुझे सपोर्ट किया। तो ये कि मुझे कभी ऐसा मतलब इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा कि कौन है तो लड़की के फ़ोन आ रहे हैं या किसी मतलब ज़्यादा आप टाइम नहीं दे रहे। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं तो हूँ ऑलरेडी मतलब, लेकिन ये फील्ड की मतलब जो मेरी है आपको पता ही है कि इसमें तो टाइम यानी कि नॉर्मल लोग सुबह स्टेरियोटाइप सुबह 9 बजे गए और शाम में 5 बजे 6 बजे आ गए। कभी ऐसा होता है आपका फोन वोन चेक कर रही हूँ या किसका मैसेज आया क्या? नहीं ऐसा कुछ मुझे नहीं है ऐसा हुआ, क्योंकि शी नोज वेरी वेल के ज़ाहिर लोगों से मिलना जुलना है, आना है, फील्ड के लोग हैं, उसमें एक्टर्स भी होते हैं, मतलब जर्नलिस्ट भी होते हैं, सब लोग। मतलब कोई इस तरह की लड़ाई नहीं कभी इस टॉपिक इस पे नहीं हुई। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब खानदान के लोग हमारी किसी बात पे लड़ाई नहीं, हमारी किसी भी बात पे किसी बात पे भी नहीं। ठीक है ठीक है। तो हम मतलब एक दूसरे से यही होता है कभी ऐसा कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि हम अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। कभी अगर कभी ये बात करती हैं तो मैं मतलब अगर मुझे नहीं भी पसंद आती तो मैं ओके कर देता हूँ, और बातों का ये होता है कि ये मुझे सपोर्ट करती है। और अपने प्रोफेशन के हवाले से आपने क्या सोचा है कि अभी आपने काम कंटिन्यू करना है या बस? नहीं, थोड़ा ब्रेक करूँगी आगे। अभी जैसे मुझे 1-2 दफ़ा ड्रामे की ऑफर भी हुई थी, मैंने कहा नहीं बस एंकर ठीक है। और मुझे नाच का शौक है, टाइम बहुत चाहिए ना, बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है, आप जाएं तो बच्चों को आप जो है ना नाइट वगैरह पे तो नहीं छोड़ सकते या दिल मुतमईन नहीं होता। अभी तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए एक एज तक ना माँ बहुत क्लोज होना चाहिए, फिर वो चीज़ जो है ना वो उसकी मतलब समझे वो बुढ़ापे तक भी है ना उसके जो फर्स्ट टाइम में बैठ जाती है बिगनिंग में, तो वो आराम फिर वही उसकी यानी कि नशोनुमा जैसे एक तरह से तरबियत हो गई तो वैसे ही चल रहा होता है। अगर शुरू में अगर आप छोड़ दें इधर उधर या टाइम ना दे सके तो मैं समझता हूँ कि फिर जो है ना कुछ डैमेज हो जाता है। बच्चों को टाइम दे दिया जाए उसके बाद ये काम को कंटिन्यू, ठीक है ना। सिर्फ हमने एजुकेशन नहीं देनी, अच्छी एजुकेशन तो हर माँ बाप ही देते हैं, बिल्कुल माँ बाप का फर्ज भी और देनी भी चाहिए, और हर माँ बाप अपनी मतलब वसत से बढ़ के कोशिश करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा मतलब फोकस ना तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी उतना ही होना चाहिए। जैसे हम अच्छे स्कूल देख के अगर लगाते हैं ना, हमें तरबियत पे भी फोकस करना चाहिए, बल्कि तरबियत पे ही फोकस। मैंने तो लोगों को ये देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे मतलब स्कूलों में जा रहे हैं, मतलब डजंट नो के मतलब हाउ टू टॉक विद एल्डर्स के, मतलब अपनी बातों का तो दादी से कैसे बात करनी है और बातों का तो मतलब मदर की फ्रेंड से कैसे बात, मतलब हर जगह फ्रेंकनेस अच्छी नहीं लगती। मैं इस चीज़ को अहमियत देता हूँ कि भाई इंसान जो है ना, जैसे हमारी जो रिवायत चली आ रही है वो बहुत वही हमारा सब कुछ है, हमें इसको लेके भी आगे चलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह तो उसमें एक अपना मजा है, अपना रिदम है। बाकी वेस्टर्न कल्चर जो हम मतलब अडॉप्ट कर ही चुके हैं और वो मैं समझता हूँ सूट भी करता है क्योंकि आसान है, लेकिन कल्चर को लेके मैं समझता हूँ आगे चलना चाहिए। वो तो आजकल माहौल की जरूरत भी बन गया, आप उसके बगैर तो चल भी नहीं सकते। आप सब कुछ करें, आप बाहर मतलब कमाने के लिए जाएं, आप जितना मर्जी एजुकेशन ले लें, बट यू ऑलवेज वांट टू रिटर्न टू होम। मतलब देयर इज नो प्लेस लाइक
हूँ, तो आप जो है वो घर आते हैं तो आपको देखिए ना, जो फैमिलीज यहाँ पे होती हैं, यहाँ का हमारा कल्चर कुछ और है, बाहर आप जाते हैं तो वहाँ उनका कल्चर कुछ और होता है, होते पाकिस्तानी है लेकिन बहुत उनमें फर्क होता है। तो मैं ईस्टर्न कल्चर को ज़रा प्रेफर करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, इसी में लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसमें मज़ा भी अपना है। और डॉक्टर तासीर, आप मुझे बताएं, आपका फ़ोन कभी चेक होता है कि किसका फ़ोन आ गया, क्या हो गया? बिल्कुल, हमारा फ़ोन बजना ही नहीं बंद होता है, जिस तरह हमारी जॉब है। हाँ, तो बंद ये होता है। लेकिन कभी गलती से किसी लड़की का फ़ोन आ जाए और कोई ऐसी बात, कोई नहीं, साइड वालों का फ़ोन, साइड वालों के फ़ोन आते रहते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई होगा, कोई रॉन्ग नंबर्स कुछ नहीं, कोई ऐसा अगर कभी हो जाए तो फिर क्या आप क्या समझते हैं? रॉन्ग नंबर से तो कॉल आ जाती है, यूजुअली होता है कि उनको भी आती है तो हम डांट रहे होते हैं कि ना कॉल किया करें, इस तरह करके बस हो रही होती है। आजकल वैसे भी ये सब चीजें चेंज हुई। हाँ, आप हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स की तरह, अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो किसी को तंग करे, इस तरह करके रॉन्ग कॉल करके दूसरे का क्या खोलेंगे। एग्जैक्टली, आजकल इतनी ऐप्स आ गई, अपने 500 मैसेज पड़े नहीं, दूसरे के कैसे खोलेंगे? और उसने तो वैसे भी सेव किया होगा किसी और के नाम से, उसको जिसको मैं तो आप यकीन करें कहता हूँ, मतलब अब जो मेरे कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि अभी आप अगर मैसेज भी ड्रॉप करें ना तो आप मुझे रिंग भी दे दिया करें ताकि मुझे पता है समथिंग अर्जेंट, क्योंकि बात होगा तो मैसेज चले जाता है तो बोलते हैं मैंने आपको कहा था, मैसेजेस होते हैं और फिर और ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल। तो आपको काफी एक्सपीरियंस लग रहा है कि अगर किसी ने सेव किया होगा तो किसी और नंबर से सेव किया होगा तो मैं मीडिया के लोगों में से हूँ और मुझे पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद हम आपसे बात। वेलकम बैक नाजरीन। तो आपने देखा कि किस तरह कमांडर साहब ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें बताया। तो अब आज ईद का दिन है तो कुछ चर्चा ईद के दिन के ऊपर भी कर ली जाती है। तो जी मिस अरूबा, आप बताएं ईद का दिन आप कहाँ गुजारा आपने, कैसे कुर्बानी फर्स्ट डे पे हुई या सेकंड डे पे होती है या थर्ड डे भी कुछ लोग करते हैं? हाँ, तो हम लोग फर्स्ट डे ही करते हैं। अच्छा। आज हमने कमांडर सिटी में किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्म हाउस है, तो यहाँ पे सारे हमारे फैमिली मेंबर्स आए थे और सबने यहाँ पे ही कुर्बानी की है। ठीक है, तो सबने मिलके यहाँ पर ही कुर्बानी की है। और इसके अलावा मंडी जाने का शौक है आपको या? मंडी जाने का शौक होता है कभी कभार, ज़्यादातर तो तासीर ही जाते हैं। अच्छा, आप कभी कभी जाती हैं? हाँ, मैं कभी कभी जाती हूँ। ठीक है, वो आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रही थी ना, मैं गाड़ी में से बैठ के चूज करती हूँ कि ये वाला वो लास्ट टाइम हुआ था हम दूसरे सिटी गए थे लेने के लिए, एंड मोमेंट में हम गए थे और फिर हमने वहाँ पे चूज़ किया था। मैं गाड़ी के अंदर ही थी, गाड़ी से मैंने चूज़ किया था, तासीर होता है कि सारा देख के आए थे। ठीक है, तो मतलब ये कि थोड़ा सा डर लगता है मंडी के अंदर जाने से? डर का तो नहीं पता, अच्छा लगता है एनिमल्स। कुछ खवातीन को ऐसा होता है ना कि उनको डर लगता है कि नहीं बस दूर दूर से देखना है और ज्यादा करीब नहीं जाना और अंदर नहीं जाना। नहीं, डर सिर्फ आई थिंक बैल वगैरह से। डॉक्टर तासीर बताएंगे जी। डर शर नहीं लगता, बस ये था कि इट वाज वेरी क्राउडेड, बहुत ज्यादा रश था तो जिसकी वजह से उन्होंने चूज किया ना जाने का। बट फाइनल डिसीजन तो फिर अरूबा का ही होता है, तो चीज़ हम वहाँ ला के दिखा देते थे जो कोई अगर हमने नैरो डाउन कर ली कि ये लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो अगर उन्होंने पिक कर लिया तो वो लेना। ठीक है, माशाल्लाह से ब्रेव वाइफ है आपके पास। अच्छा कमांडर साहब, हम यहाँ पे जब से एंटर हुए हैं तो हम ये देख रहे हैं 2040, इसके पीछे क्या स्टोरी है? एक विजन है 2040, 2040 तक हमने इस मुल्क को बदलना है। अच्छा। और दुनिया की एक कामयाब अक़वाम में अपने आप को वहाँ तक लेके जाना है। ओके। तो इस पूरे विजन पर काम हो रहा है और ये कमांडर सिटी इसी विजन का हिस्सा है। ये 10 लाख घर हैं असल में जो पूरे पाकिस्तान में बनने हैं और 50 लाख लोगों को हमने एक चार दीवारी के अंदर ला उनको एक आइडियल निज़ाम देना है। 10 लाख घर और 50 लाख आबादी 2040 तक, मतलब हर शहर के साथ कमांडर सिटी बनना है। इब्तदा हमने यहाँ से की है। ठीक है। ये आप समझ लें कि मॉडल है। ठीक है। इस मॉडल को 2025 तक हमने कंप्लीट करना है। इस मॉडल में 5000 घर बन रहे हैं, मतलब 25,000 लोगों ने यहाँ आना है और इस मॉडल को हमने दुनिया भर को दिखाना है कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। रियासत मदीना का असल कॉन्सेप्ट क्या था, ये उसी का एक मॉडल है जहाँ
सिक्योरिटी है, सफाई है, प्यार है। जी यहाँ बहुत वेलफेयर पे बहुत काम हो रहा है। ओके। तो कैसे इतना वसी प्लान आपके माइंड में आ गया कि आपने ये बनाना है? देखिए इस मुल्क को किसी ने तो बदलना है, क्योंकि अब देखिए इतने साल गुजर गए हैं हमारे बचपन से लेके अभी तक, तो ये कभी ऊपर से नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊपर एक माफिया है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, जिसने बहुत बुरी तरह इस मुल्क को जकड़ा हुआ है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये ऊपर से नहीं बदलेगा, ये बदलेगा जब नीचे से काम होगा, जब अब हम अपने बच्चों को इस काबिल करेंगे कि वो कल को खड़े हो सके, दुनिया की जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है उनके मुकाबले में खड़े हो सके। और ऐसे भी आपने रखा होगा ना स्कीम वगैरह जो अफोर्डेबल नहीं है, तो आराम से मंथली बेसिस पे भी ले सके। नहीं वो तो देखें, वो तो बहुत वेलफेयर के पैकेज है, क्योंकि यहाँ तो किसी घर में कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो यहाँ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, कहीं कोई प्रॉफिट हमने नहीं रखा है, क्योंकि ये प्योरली सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हर शख्स, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए हमारे पास पैकेजेस हैं। हमने अभी भी आज इस महंगाई के दौर में भी हम 16 लाख का अपार्टमेंट दे रहे हैं, लिविंग यूनिट। और जो आपने 16 लाख देने नहीं है, 8 लाख में अपार्टमेंट, 8 लाख रहते हुए 8,000 रुपये महीना। तो ये तो बहुत कोई ज़्यादातर शख्स इस तरह के काम कर सकता है। फिर जो यहाँ लोग आ जाते हैं, अब उनको एक निज़ाम ज़िंदगी, असल में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं निज़ाम ज़िंदगी पे, क्योंकि कोई दरो दीवार तो हर बिल्डर दे देता है। अगर कोई कल को तब्दीली आएगी तो वो एक निज़ाम से आएगी, क्योंकि जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक आप देख लें, वहाँ आपको एक निज़ाम मिलेगा। लोग सब एक जैसे होते हैं, दुनिया का हर शख्स, क्योंकि उसकी बेसिक साइकी जो रब ने दी है वो एक ही है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो दुनिया, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, चाहे वो लियारी में पैदा हो, तो उसके अंदर रब ने एक स्किल रखा होता है। अब उसको क्या माहौल मिलता है, उसको क्या निज़ाम मिलता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। अब यहाँ पे हम कम्युनिटीज को बिल्ड कर रहे हैं, दरो दीवार से हट के, वो तो एक हम दे ही रहे हैं, लेकिन दरो दीवार से हट के जो कम्युनिटी बिल्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो उस तर्ज पे कर रहे हैं जो हम रियासत मदीना के बारे में सुनते आए हैं कि कोई अमीर, कोई गरीब जो है वो यहाँ जो है वो फील ऐसा न करे कि उस कोई चीज़ से वो महरूम है। ठीक है, तो सबके लिए हमने एक जैसी जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रखी हैं, एक जैसी सहूलतें रखी हैं। आपको बेहतरीन गार्डन्स मिलेंगे, बेहतरीन प्ले एरियाज मिलेंगे, बच्चे सारे हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग, ये मस्ट है बच्चों के लिए, चाहे वो अमीर का है चाहे वो गरीब का है, और बिल्कुल फ्री है। यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, खाना यहाँ सबके लिए फ्री है। फ्री रेस्टोरेंट सारा दिन चलता है, सबके लिए फ्री खाना है। मिनरल वाटर हम बनाते हैं जो सबके लिए फ्री है। यहाँ पे वेलफेयर के बेतहाशा, और फिर 5 घर हर 100 में से हम मुफ्त देते हैं बेवा को, क्योंकि ज़ाहिर बेवाओं को भी लेके चलना है, यतीमों का भी सहारा बनना है। तो इस तरह से जो है, और दूसरा ये कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, यहाँ के हर बच्चे ने बिजनेसमैन बनना है। माशाल्लाह, ये डिफरेंट है कि यहाँ के हर बच्चे ने, देखिए कोशिश में पूरी करूँगा, लेके चले 100% रिजल्ट न भी मिले, मुझे 80% मिलते हैं, 70% मिलते हैं, तो ये जो 50 लाख लोग हैं, ये असल में 30 लाख यूथ है माशाल्लाह। जो 2040 में अगर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स बन गए, तो ये जरूर इस दुनिया को हिला देंगे और इंशाल्लाह नया एक सवेरा जरूर आएगा। बिल्कुल, माशाल्लाह से। तो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, और आप जो खुशियाँ और जो नेकियां करते हैं तो घूम फिर के आपके पास ही आती हैं। तो अब जो ये आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह घूम फिर के ज़रूर आपके पास ही आएगा। आप मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, फ्यूचर प्लान तो इसकी एक्सपेंशन है। अभी तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं मॉडल पे, और मॉडल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए कि 2025 तक हम 5000 घर बनाएं, 25,000 लोगों को यहाँ हम ला के बसाएं, यहाँ पे हम अपना 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएं, अपना मेडिकल कॉलेज बनाएं, अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, अपना एक ओल्ड होम, एक यतीम खाना, फ्री रेस्टोरेंट्स, फिर बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सारा हमारा हिस्सा था फेज़ 1 का, जो 2025 में कंप्लीट होने चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़्यादा
आज हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बुकिंग करा दी है। इस वक्त 1000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगले 1 साल में 1000 फैमिलीज यहाँ रह रही होंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। तो नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होती है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो हम आयशा से बात कर रहे थे। आयशा कुछ बता रही थी हमें। मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जिनके मोबाइल में हमारे नंबर भी जो है ना वो आदमी के नामों से सेव होते हैं। अच्छा, कि उनकी वाइफ का इतना प्रेशर होता है। भले वो हम उनके साथ प्रोफेशनल वे में हैं, लेकिन उनको हमें पता, अच्छा इस नाम से सेव किया हुआ मानो। तो फिर हमें पता चल गया कि ऐसा भी होता है। तो अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे मेरे ध्यान में नहीं थी। आप मेरा नंबर मिस्टर फराज के नाम ये तो सब आप सबको। और मैं फराज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ बस, अब बच गए आप। जी, तो कमांडर साहब आप कुछ बताएं। मैंने सुना है कि आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, शायरी तो मैं बचपन से करता हूँ। अच्छा। अभी थोड़ा डिफरेंट लिख रहा हूँ आजकल, क्योंकि आजकल मैं जो मेरा विजन है 2040, तो अब जितने भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो विजन 2040 पे लिख रहा हूँ। तो उसी हवाले से किस तरह इस कौम को हमने बदलना है, किस तरह इनमें मैंने जोश पैदा करना है। और एक सॉन्ग मेरा अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली। अच्छा। नया एक सवेरा जरूर आएगा, ओह माशाल्लाह। अंधेरा जहालत का छट जाएगा, नया एक सवेरा जरूर आएगा, खत्म होंगे रोने रुलाने के दिन, नसीबों पे आंसू बहाने के दिन, लकीरों पे हाथों की मिलकर लिखें एक दूसरे को जगाने के दिन, कि जब आसमां फूल बरसाएगा, नया एक सवेरा जरूर है। वाह वाह, क्या बात है। उम्मीद दिलाना किसी को ये भी एक सदका है। खासकर आज जो इस वक्त हालात हैं इस मुल्क के, कि जब हमने देख लिया कि सबको आजमा लिया, अब आगे क्या होगा इस मुल्क का, ठीक है, तो वो इंसान जब ये सोचता है तो फिर जो डिप्रेशन आता है कि क्या बनेगा, ये महंगाई क्या इसी तरह बढ़ती रहेगी, गरीब इसी तरह पिसते रहेंगे, तो इसमें एकदम से हमें कुछ उम्मीद दिलानी है, कुछ हौसला देना है, कुछ जो है कौम को कोई एक रोशनी दिखानी है। इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण हमने बनकर दिखाना। तो अब जो मेरी शायरी है वो इसी पे फोकस कर रही है कि मैंने रोशनी दिखानी है, मैंने उम्मीद देनी है, और सिर्फ बातें नहीं करनी। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी शायरी की और मेरे वो आइडियल शायर हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा तस्वुर इस्लाम का भी दिया, लेकिन उनका वो बड़ा मशहूर शेर है कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोल लेता है, गुफ्तार पर ये गाजी तो बड़ा किरदार का गाजी बनना चाहिए। तो जब मैंने इकबाल को की शायरी की तर्ज पे शायरी शुरू की, तो उस वक्त मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं गुफ्तार का गाजी नहीं बनूंगा, मैं किरदार का गाजी बनूंगा। तो फिर जो मैंने लिखा वो मैंने करके भी दिखाया। बिल्कुल। और ये विजन 2040 जिस शहर में हम आज बैठे हैं, ये उसी का हिस्सा है। मेरी जो आइडियोलॉजी है ये उसका हिस्सा है। ये जो सिटी है, ये जहाँ का जो निज़ाम है, अब जाहिर है मैं पूरी दुनिया में, जब मैं नेवी में था मैंने समुंदरों में 15-20 साल गुजारे और तकरीबन आधी दुनिया का मैंने सफ़र किया। और उसके बाद भी मुझे शौक़ रहा, रिटायरमेंट के बाद भी तकरीबन हर साल ही हम हॉलीडेज़ पे बाहर जाते हैं। तो जब हम दुनिया को देखते हैं, जब उनके निज़ाम को देखते हैं, जब वहाँ हम देखते हैं कि इतनी ऑनेस्टी है, इतनी दयानतदारी है, इतनी चैरिटी है, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं और वो फ्लोरिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बुनियादी वजह है जो हमारे मुल्क में जो हम में नहीं है। तो फिर हमें पता चलता है कि जो बात अभी हो रही थी कि तरबियत नहीं है, तरबियत नहीं है, करैक्टर बिल्डिंग नहीं है, हम किताबें रटाते हैं, ठीक है, फिर चीटिंग देखें, एग्जाम कोई भी फेयर नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो इस सिटी बसाने का मकसद एक ये भी था कि हम बच्चों की तरबियत पे फोकस करें। अब बच्चे की रात भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसका दिन भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी शाम भी मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी हर गली में हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, एक परफेक्ट सिक्योरिटी का सिस्टम है, एक परफेक्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम है। कौन सा बच्चा कब क्या कर रहा है हमें पता है, कौन सी फैमिली कब क्या कर रही है हमें पता है। तो आपको नहीं लगता इसकी एक वजह हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत छोटी एज में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते, और चाइल्ड लेबर भी बहुत है आजकल। नहीं, वो तो देखिए वो तो एक बेरब्त निज़ाम है ना, वो बेरब्त निज़ाम है। अब उसका हल क्या है? हल ये है कि आप एक रब्त का निज़ाम ले आओ, जैसे जैसे वो पॉपुलर होगा लोग उसमें आना शुरू कर देंगे। एक जो यहाँ डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट
चीज हो रही है जो इससे पहले ना दुनिया में कभी हुई है ना फ्यूचर में कभी होगी। हर घर से एक बच्चा मैं पिक करता हूँ, वो हमारा प्रोग्राम है जिंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम, और उसको मैंने 5 साल में करोड़पति बनाना है। माशाल्लाह। मैट्रिक पास होना चाहिए लड़का या लड़की। इस वक्त उनको बिल्डर बना रहा हूँ। 1 महीने की ट्रेनिंग है, 30,000 रुपए महीना मैं देता हूँ। मतलब मैं पैसा भी दे रहा हूँ, मैं 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे रहा हूँ। यहाँ के सारे घर इस वक्त बच्चे बना रहे हैं। अच्छा। ये यंग बिल्डर्स बना रहे हैं। अच्छा। तो अब ये है कि 30,000 महीना उन्हीं के प्रॉफिट से देता हूँ, और जो मेरे पास पैसा उनका जमा हो रहा है वो 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। तो हर बच्चा करोड़पति बन जाएगा 5 साल में। हर गरीब 5 साल के बाद गरीब नहीं रहेगा। जो भी यहाँ कमाने सिटी में अगर ये 10 लाख घर है, 10 लाख फैमिलीज आ रही हैं, तो ये 10 लाख करोड़पति अरबपति लोग बनेंगे 2040 तक। तो क्यों नहीं दुनिया को इकोनॉमिकली डोमिनेट कर सकते? बिल्कुल जरूर करेंगे, क्योंकि ये मैंने सब सीखा है। ये मैंने दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें जाके सीखा है कि वहाँ कितना कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर है, उधर कितना स्किल डेवलपमेंट पे जोर है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ आके इम्प्लीमेंट की। मुल्क का निज़ाम में नहीं बदल सकता था, जिस तरह आप नहीं बदल पा रहे, हम सब नहीं बदल पा रहे, तो आए अपने हिस्से की शमा जलाएं। तो एक 4 दीवारी मैंने बना ली, लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ आते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले चंद सालों में बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया भर में, हमारे साइंटिस्ट फैले हुए हैं, दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स फैले हुए हैं। आप अमेरिका चले जाएं, जो एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, तो उनके मुझे फोन आते हैं कि आपके विजन का हिस्सा बनेंगे, हम इस मुल्क से तंग हैं, हम वापस अपने मुल्क में आना चाहते हैं। देखिए खुश कोई भी नहीं है, वो उनकी मजबूरियां हैं जो उन्हें, देखें 2nd ग्रेड सिटीजन तो है ना वो। चाहे आप सऊदी अरब जब जाते हैं, जब अरबी आपसे बदतमीजी से बात करता है तो दिल दुखता है, दिल दुखता है, ठीक है। इसी तरह जब आप इंग्लैंड में जाते हैं और जब वो आपको एक अजीब सी नजरों से देखते हैं, ठीक है, तो दिल दुखता है, ठीक है, क्योंकि आपका मुल्क नहीं है वो, आप वहाँ 2nd ग्रेड सिटीजन है, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क भी इसी तरह आगे बढ़े। हम इंडस्ट्रियल जोन ला रहे हैं बहुत बड़ा, हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर यहाँ लॉन्च करने चले, अगले 6 महीनों में हम लॉन्च करने चले हैं, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन करीब ला रहे हैं अगले चंद सालों में, जहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, और ये इंडस्ट्रीज यही बच्चे लगाएंगे। मैं एम्पावर कर रहा हूँ, मैं यूथ को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं औरतों को एम्पावर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इनको एम्पावर नहीं करेंगे तो हम दुनिया के आगे नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, बात वही है कि देखें कशकोल हाथ में लेके आप किसी को आंखें कैसे दिखा सकते? नहीं दिखा सकते आप किसी को आंखें। आप कशकोल तोड़ेंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे, उनके मुकाबले में आएंगे, फिर आप अपनी मनवा सकते हैं। तो ये विजन है 2040। कितनी माशाल्लाह से पॉजिटिविटी है, और मुल्क में जो टेंशन इस वक्त चल रही है महंगाई की और जो डिप्रेशन में है लोग, तो आपका जो ये प्लान है अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, जो कि नाजरीन के लिए हम लोगों ने कुछ रेसिपीज़ शेफ़ अरेंज किया है, जो आपको कुछ ईद के हवाले से अच्छी सी रेसिपी बताएंगे। तो कमांडर साहब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। बिल्कुल जरूर चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं हमारे किचन में, जहाँ पे हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ बशीर जी। शेफ़ बशीर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपको भी बहुत मुबारक, थैंक यू। तो क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में चिकन बीफ बिहारी बोटी बना रहे हैं हम। बीफ बोटी बनाएंगे, और साथ में आपको पता होगा जो लोगों को, बहुत से लोग जो वाइट रेड मीट नहीं खाते हैं, तो हम चिकन आपने रख लिया? आपने चिकन भी कुर्बान किया है? हाँ नहीं, चिकन हमने बनाया नहीं है, इसलिए बनाया कि वो लोग जो रेड मीट नहीं खाते उनके लिए वाइट मीट लिए, तो थोड़ा सा तो हमारे कुछ गेस्ट के लिए उन्होंने व्हाइट मीट का भी इंतजाम किया है। ठीक है, तो बताएं रेसिपी कुछ बताएंगे आप? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने बिहारी बोटी बनाया, और बिहारी बोटी बनाने के लिए अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। ये बीफ की रेसिपी बता रहे हैं? बीफ की रेसिपी। अच्छा, ठीक है। बिहारी बोटी है ये। ओके, ये आपने मैरिनेट कर लिया है, तो आप इसकी रेसिपी हमें बता रहे हैं। ठीक है, टाइम की थोड़ा से हम इसके हिसाब से कितना टाइम हमारे बचे, तो इसको गलने में टाइम लगता है। टाइम लगता है इसके अंदर। उससे गलने का तरीका ये, पहले मैं आपको रेसिपी बताता हूँ कि जब हम 1 kg बनाएंगे तो 1 रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, कभी भी आप कोई भी 1 kg बनाएं
उसका नॉर्मल फार्मूला ही होता है कि 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर या कोई भी सॉल्ट वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ में खसकाश जो है वो एक बेहतरीन इनके जब आप बनाते हैं ना कोई बिहारी हो रही है उसके लिए खुशबू अरोमा एक अलग आता है, उसको डिप करके रखते हैं। उसके बाद उसको बाद में पीसते हैं, ठीक है, पीसने के बाद डाला हुआ, ये थोड़ा बिल्कुल टिपिकली बनाया हुआ इसके लिए। ठीक है। ब्राउन प्याज हमारा फ्राइड अनियन है हमारे पास, वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर, ठीक है जी, और इसमें सॉल्ट 1 टेबल स्पून। तो ये ऑनियन को आपने फ्राई करके और फिर उसको मैश करके यस इसके अंदर ऐड किया। सरसों का तेल ऐड होता है, आपने देखा बिहारी जो टेस्ट आता है तो सरसों कितना ऑयल इसमें ऐड करेंगे? 2 टेबल स्पून वाला इसके अंदर, ठीक है। और इसमें गलावट के लिए पपीता यूज किया। ओके। अच्छा, बहुत पहले जमाने में या बाद पहले लोग जो बनाते थे वो ग्रीन यानी कि लाइक कच्चा पपीता, तो उसके अंदर एक चीज प्रॉब्लम आती है कि आपका कड़वाहट थोड़ी जाती है। तो आप इसको सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ कि पका हुआ पपीता लें, 2 टेबल स्पून में ऐड करेंगे 1 टेबल और उसको मिक्स करके रख देंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे। वैसे कुर्बानी की जो बीफ है ना उसकी एक अलग जायका है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि कच्चा पपीता ही यूज करते हैं तो उसमें स्मेल रह जाती है। इसकी वजह एक चीज है कि गले में कड़वाहट आती है। अच्छा, नई टेक्निक बता रहा हूँ कि पका हुआ पपीता यूज करें तो बेहतरीन। जी नाज़रीन देखिए, नई टेक्निक भी आपको बता दी। कच्चा पपीता नहीं, पक्का पपीता। अच्छा, पसंदीदा डायल में बनाते हैं इसको, कोई भी आपकी मुकद्दम जो बैठक होती है इस टाइप की या अंडरकट्स जो है उससे बनाते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी होते हैं। इस तरह से इसको पिरोते हैं। माशाल्लाह से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अच्छी आ रही है। अब हम टेस्ट करेंगे तो मतलब ये सब चीजें मैं बताऊं बारबेक्यू माहौल के ऊपर है। जिस जगह हम बैठे हैं ना, मतलब इधर खड़े हैं कमांडर सिटी में, इसका जो व्यू आ रहा है ये देखिए आप, तो इसकी वजह से एक और थोड़ा सा लुक आ गया हमारा बारबेक्यू का। जो ओरिजिनल बारबेक्यू होता है मेरे ख्याल से वो ओपन प्लेस में ही होता है, ठीक है। ये मजा इसके अलग है। तो सर ये 20 जी हाँ, मजे की बात ये कि और जगहों का नहीं पता मगर यहाँ बारिश हुई है। हाँ, यहाँ बारिश हुई है। इसलिए तो सर ये 2040 का जो विजन आप बता रहे थे कमांडर सिटी का, ये वही है ना? मोटरवे पीछे नजर आ रही है, ये गाड़ियाँ चलती नजर आ रही है, वहीं पे बड़ा बोर्ड विजन 2040। और ये हमारा जो बिल्कुल फ्रंट का एरिया है, स्पोर्ट्स फील्ड है उस तरफ, और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लब है हमारा जहाँ बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं। उसके साथ फुटबॉल ग्राउंड है, साथ ही तीरंदाजी के लिए एक हमने रेंज बनाया है जहाँ पे बच्चों का फोकस इम्प्रूव करने के लिए उनके लिए तीरंदाजी मस्ट है बच्चों के लिए। और साथ फिर हमने एक स्विमिंग पूल बनाया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, बल्कि ओलंपिक्स स्टैंडर्ड का है। और ये स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल है जहाँ पे हम छोटे बच्चों को तैयार करेंगे ओलंपिक्स के लिए। तो यहाँ प्रॉपर ट्रेनर्स हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। अगस्त में हम ये स्विमिंग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों की, क्योंकि अब उसका फाइनल फिनिश पे काम है पूल का। तो ये जो एरिया है फ्रंट का, ये विजन 2040 का हिस्सा है कि बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट है, स्पेशली मोटर स्किल, वो हमने डेवलप करने हैं। और इस कदर डेवलप करने हैं कि आज से 10-15 साल के बाद वो ओलंपिक्स में जाके इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें और मेडल जीत के चैंपियनशिप जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में खुद जाके फिर बैक साइड पे अगर हम जाएंगे ना तो वहाँ पे फिर प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे पिक करेंगे और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हम बनाएंगे। एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह काम करेंगे, ठीक है। और बड़े बड़े नाम जो क्रिकेट में हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं विजन 2040, जो यहाँ ट्रेनर आएंगे और वो फिर बच्चों को तैयार करेंगे, फिर हम दुनिया से मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही सर, फिर कुकिंग के लिए भी ट्राई करिए, इसके लिए भी आ सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये तो आपने बनने के लिए रख दी है, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको, अच्छा बारबेक्यू में आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊं कि लोग अक्सर जो है ना रख देते हैं और उसको एक तरह से वो जल जाता होगा। सबसे आसान टेक्निक है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 का मतलब ये कि 2-2 मिनट आपने 4 हिस्सों में इसको पलटना है, तो 8 से 10 मिनट में ये डन हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है। हाँ, क्योंकि आपने इसमें पपीता भी ऐड कर दिया है तो इस वजह से इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप चिकन की रेसिपी हमें बताएंगे? जी बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कि रेसिपी आप बताएं तो सर उसको मैरिनेट करते हैं। बिल्कुल, मैं ये काम करता हूँ। तो सर आप पहले भी एक रेसिपी बता देता हूँ आपको। नॉर्मली चिकन बोटी जो बनाते हैं अक्सर देखा होगा बारबेक्यू और अब तो वो एक अपना सबका अपना जायका है। मैं करंटली आपको जैसे कमर्शियल बनता है मैं उस तरह बताता हूँ कि बेस बनता है। केजी के अंदर आपने 2 टेबल, स्पाइसी थोड़ा बनाना है हमने,
2 टेबलस्पून लाइक रेड चिली पाउडर हो, ठीक है, अंदर जीरा और 1 टेबलस्पून, ठीक है। साथ में आपने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ठीक है। और जो स्पाइसी कम खाते हैं वो 1 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम दही यूज करेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है। मिक्सर बना के इसमें ऐड करना, ठीक है, ठीक है। अब सर की बारी है कि सर स्टार्ट करें। सर अब स्टार्ट करेंगे। सर आप स्पाइसी बनाएंगे या नॉर्मल बनाएंगे? मैं तो नॉर्मल पसंद करता हूँ, हाँ मेरी वाइफ वो स्पाइसी पसंद करती है, लेकिन जो बच्चे हैं बच्चों के हिसाब से जो है नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत स्पाइसी और ना बिल्कुल फीका। चलें ठीक है, तो फिर आप 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मैंने मिक्स करना रखना है, हाँ। इसमें पहले मिक्स कर लें। नहीं ठीक है, ओके, डन। ठीक है, दही भी डालें, ये डालेंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, जबरदस्त जी। ये टीस्पून है आई थिंक। हाँ जी, टेबलस्पून डालना है, डबल कर लें आप इसको डबल करना, तो आप 4 टीस्पून कर दें, ठीक है जनाब। ये कितना डालेंगे? ग्रीन चिल्ली 1 टीस्पून। ये क्या है, कौन सा मसाला? जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, सॉल्ट हो गया जनाब 1 टेबल। थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि या बाद में ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा तो कम करना नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये ब्लैक पेपर है, और ये जीरा पाउडर डालेंगे आप, जीरा पाउडर इसमें, और ये जीरा ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। जीरा पाउडर आ गया, बस अब इसमें ऑयल से बात, ऑयल 2 टेबलस्पून तकरीबन जनाब। सिर्फ वो टेबलस्पून बस डन है। ठीक है, ठीक है। लगता है आप भी कुकिंग करते रहे। चलो मैं मिक्स कर देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा इसको टिप बताता हूँ, इसको बहुत ज्यादा जल्दी बनाना है, उसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें पपीता ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून, तो वो बहुत ज्यादा चिकन बॉडी चटकारा टाइप है, पका हुआ नॉर्मल, पका हुआ नॉर्मल जो पपीता होता है उसके लिए। बहुत सारे लोग कच्चे में, इसके लिए मैंने कहा ना थोड़ा सा। अच्छा वैसे आपने जो हिसाब बताया वो टेबलस्पून का बताया है, ये टेबलस्पून होता है, जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो टीस्पून थी, तो आपने जो बताया है वो इस स्पून के हिसाब से जाएगा, थोड़ा सा दरमियाना से, थोड़ा सही कहना सर, बिल्कुल। हाँ जी जी, अच्छा ठीक है, ये भी एक बात। तो ये इसमें ये है, आप बारबेक्यू करें तो थोड़ा सा इसको ग्रिलिंग जो हम करें, अच्छा पूरा ये देसी स्टाइल में हमारा ये ओपन प्लेस में काम हो रहा है। चीजें आप देख, थोड़ा सा हम क्योंकि बहुत ज्यादा ओपनली करें, साइड पे एक डिफरेंट तरीका होता है, इस तरीके से। ये देखें हमने ऑयलिंग कर दी इसकी, ग्रिलिंग इस तरीके से, ठीक है। और जब भी कभी ऐसा हाफ कुक्ड हो जाए तो इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे, हल्का के ऑयलिंग करते हैं, और इसको हमने देखा होगा, ये देखा आप बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी लगेगा। सर आप बताएं नहीं खुशबू तो बहुत अमेजिंग है जी जी, लगता है कि जायका भी बहुत शानदार। मैं बिल्कुल आपको ट्राई भी कराऊंगा। अच्छा साथ में अब हम बनाते हैं बोटी, वो भी मैं आपको ऐड बता देता हूँ। इसकी चिकन बोटी, बीफ बोटी की रेसिपी जो है उसके अंदर हमने डालना है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 kg हमने बीफ बोटी ली है, बीफ बोटी हमने तकरीबन हाफ किया हुआ भी रखे, कच्चे भी रखे हुए बीफ बोटी। ये देखें इस तरीके से हमने बोटियों को भी रखा, प्रयोग रखा हुआ है टाइम की कमी और उसको रखने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो बीफ में थे कबाब थे आपके पास, बेसिकली बिहारी पसंदे जो बहुत होता है, बिहारी कबाब कहते हैं, बिहारी कबाब बहुत फेमस वो होता जो बहुत बारीक से ये पसंदे होते हैं, ओके ये स्पाइसी बोटी है, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं पाउडर 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, दोनों का कंपेयर बराबर होगा। साथ में जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और हाफ टी स्पून इसमें धनिया डालते हैं हम, हाफ क्वार्टर टी स्पून जो है ब्लैक पेपर, क्वार्टर टी स्पून, ठीक है। मिलने के बाद थोड़ा सा सिरका भी ऐड है, ठीक है, सिरका भी ऐड है, और दही जो है वो 4 ठीक है। इसी तरह पका हुआ पपीता जो है, पपीता ये मसला बड़ा होता है, पका हुआ पपीता जो है 4 टेबलस्पून 1 kg के हिसाब से। तो इसको कितनी देर के लिए आप तकरीबन आपसे 3 से 4 घंटे छोड़ देते हैं। ओके ओके। और कुर्बानी की जो मैंने देखा बीफ, मुझे जो अपना प्रैक्टिकली है वो 2-3 घंटे में निकल जाता है, वो उसकी कुदरती जायका या उसके पेरेंट्स आती है कि उस तरह हो जाता है। हाँ, वैसे भी कुर्बानी होते होते हम जब मैरिनेट करते हैं तो टाइम हो जाता है बारबेक्यू का, और हम कर लेते हैं। अच्छा देखिए मैं इस तरह आपको बताता हूँ, हमारा इस तरीके से थोड़ा मैं आपको ट्राई भी करवा सकता हूँ। ये देखिए चीजें तैयार है, आपको नजर आया था कि ये जो मतलब आपके खानों की तारीफ तो मैंने बहुत सुनी है, अभी आज मुझे मौका मिला है आपसे मिलने का, आज मैं ट्राई करूंगी
और आप सबको बिल्कुल बताऊंगी कि कैसा खाना बनाए, तो आप भी अपने घर पे ये सब ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सर को भी हम ट्राई कर सकते हैं ताकि एक चीज हमारा डन हो जाए। कबाब जो है बिहारी कबाब वो हमारा रेडी है। सर प्लीज आप ट्राई करके बताएं प्लीज। बिस्मिल्लाह। जी कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब खाने का दिल चाह रहा है सर का। साथ में अब ये प्रॉपर इसको बाद में हम बनाएंगे ताकि फिर एक साथ मिलकर खाएंगे। एक तो हमारा ये हो गया। अब हम बोटी की तरफ चलते हैं, तो इसको हम थोड़ा साइड पर करते हैं ताकि एक एक प्रॉपरली जो आप लिखा है वो बता दूँ। इस तरीके से हमने रखा है, देखें। अब वही जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, 2-2 मिनट में आप इसको पलटते रहें, कुछ नहीं होना, वही जलने नहीं है। और हाथ को हो जाए तो इस पे ऑयल लगा देंगे। बिल्कुल ऑयल लगाते हैं, ठीक है जी। और आप मुझे ये बताएं कि ये बोटियां तो नॉर्मली हम इजीली उसको स्कीवर्स कर लेते हैं, लेकिन वो जो पसंदे जो हैं उसको थोड़ा सा उसकी तरीके टेक्निक हाफ इंच के अंदर उसको बनाना है। अच्छा, इसकी चौड़ी थोड़ी सी आपकी होती है, कमर्शियल जो हमारी होती है ना, ये बेसिकली बोटी के लिए। और चौड़ी पट्टी जो है लाइक दिखाता हूँ आपको। ये दिखा दें हमारी ऑडियंस को। ये वाली पट्टी है, इससे चौड़ी और भी आती है, मगर घरों में यही इस्तेमाल होता है। हमारे कमर्शियल्स में बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो वो हमें इजीली इसको। तो बिहारी बोटी के लिए नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि हमें इस तरह की यूज करनी है, और ये बोटी के लिए इससे थोड़ी और भी पतली होती है, इससे थोड़ी और भी। अच्छा ठीक है। और वो जो कबाब होते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है? सीख कबाब इसी तरह बोटी और से थोड़ी सी आठ बोटी, इसमें भी हम सीख कबाब लगा सकते हैं। अच्छा, इतनी साइज की वो सीख होती है। ठीक है, देख लेते हैं खाली थोड़ा सा। और ये देखिए हम इसमें इस तरीके से हमने इसको, यानी हमारा वन साइड हो गया। ठीक है, बिग ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब ये सब सारा खाना बन जाएगा तो हमारे जो गेस्ट अंदर मौजूद है उनके साथ मिलके हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बना। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये देख सकते हैं जो बारबेक्यू हम बाहर तैयार कर रहे थे वो तैयार हो चुका है, और अब हम इसको ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है। तो कौन सा जादू किया है आपने? जादू यही इसका स्पाइस का हाथों का है। जितनी खुशबू आ रही थी और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। अच्छा, जिस माहौल में हमने काम किया ना, बेसिकली मुझे तो सिर्फ इसकी एनवायरनमेंट ना वो ज्यादा बहुत लगा, इस वजह से थोड़ा सा इसका जायका। वैसे ईद के दिनों में इसी तरह से बारबेक्यू होता है, और हमारे जो नाज़रीन सोच रहे हैं कि हम क्या बनाएं, तो हमने आपके लिए एक आसानी और दे दी। और हमारे जो शेफ बशीर है उन्होंने एक नहीं 3 रेसिपीज आपको बता दी हैं, तो ये बहुत मज़े का है। हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं, और आप भी अपने घर पे इसको ट्राई करें और एंजॉय करें। तो अब हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे एक एक पैगाम आप बताएं कि हमारे नाज़रीन को क्या देना चाहेंगे। सोबिया, असल बात ये है कि ईद जो है वो बेसिकली नाम है बुनियादी तौर पे इसार और कुर्बानी का। तो हमें जो है उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जो ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, और अपने रूठों को, अपने रिश्तेदारों को मनाना चाहिए, और सबके साथ मिलकर एंजॉय करना चाहिए। ईद इसी का नाम। जी हिना, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का ये हो गया मुनाफिकत बहुत है, यानी अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अंदर है वही आप बाहर हो। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है, तो उसका इजहार करें, दिल साफ करें और ईद सेलिब्रेट करें। जी आयशा, मैं अपने प्रोफेशन के उस हिसाब से मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी हमें मीडिया में ना बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास, मेरिट पे काम नहीं है। जिन्हें काम आता है उनसे काम नहीं लिया जाता, और जिन्हें काम नहीं आता वो अभी तक हीरो आ गए माशाल्लाह। मतलब वो आप अभी तक 45, 50, 60 इयर्स की एज में अगर हीरो आएंगे, तो वो जो बच्चे जो थिएटर्स करके इतने आला पक चुके हैं, इतना बेहतरीन एक्टर बन चुके हैं, तो लेकिन ये तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी चल रहा है कि नहीं, उधर वहाँ आप देखेंगे वहाँ नए लोग भी हैं, यहाँ कहाँ हैं? आप ही ड्रामास कर रहे हैं, आप ही फिल्म्स कर रहे हैं, यहाँ तो इंडस्ट्रीज ही अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये दो इंडस्ट्रीज आपको अलग करनी पड़ेगी। स्टार को ड्रामा में काम नहीं करना चाहिए। दूसरी अगर हम इंडस्ट्री देखें बॉलीवुड हॉलीवुड, तो उनके जो फिल्म स्टार होते हैं वो सिर्फ मूवीज में ही काम करते हैं। आप जिन लोगों को टेलीविजन पे देख रहे हैं उनको देखने के लिए आप सिनेमा में क्यों जाएंगे? हाँ एग्जैक्टली, ये चेंज लाने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? चाहूँगा कि दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद स्पेंड करें, खुशियाँ बांटें, तो बस एंजॉय करें इन दिनों को।
ग्रेच्युटी के कुछ मिले हुए आपको। ठीक है जी रूबा। आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें। यानी आप रोज़ाना उठते हैं, आपके पास इतना सब कुछ है, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट टू अदर्स जो आपके पास है, क्योंकि जो भी आपको दिया हुआ है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। exactly. उसमें किसी ना किसी का हिस्सा है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको खुशी होती है, आपको दूसरों को देने से खुशी होती है। जो भी आप जितना थोड़ा दे सकते हैं आप दें दूसरों को, उससे आपकी लाइफ में भी और खुशियाँ आएंगी और वो खुशियाँ घूम फिर के आपके पास ही आती हैं। बिल्कुल, आप जो देंगे वही आपको। बिल्कुल जी सर। कुर्बानी का मौका है, ईद कुर्बा है, ईसार, दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। खासकर जो महंगाई हुई है पिछले 1-2 महीनों में, इतनी महंगाई इससे पहले कभी नहीं हुई और आउट ऑफ रीच हो गई हैं चीज़ें। तो अपने आसपास देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, अपने मोहल्ले में देखें कि कौन अंडर प्रिविलेज्ड है और कहाँ चूल्हा बंद हो रहा है, उनकी हेल्प करें। अगर आपको अल्लाह ने अता किया है तो दूसरों को भी जो है वो हिस्सेदार बनाए अपने साथ, और इससे रब आपको और अता करेगा, बरकतें और बढ़ेंगी। जितना भलाई करेंगे आपके साथ भलाई होगी, ये रब का बात है। और आपकी बातें सुन के तो हमारे मुल्क में जो आजकल चल रहा है और जो टेंशन चल रही है, तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी लोगों में और एक अच्छी वाइब्स आएंगी हमारे प्रोग्राम से। आई एम श्योर कि कुछ लोगों को बहुत हेल्प आउट होगा। बिल्कुल, क्रिटिसाइज करने के बजाय आए मिल के निज़ाम बदलते हैं ना। मैं अपने हिस्से की शमा जलाता हूँ, आप अपने हिस्से की जलाएं, और जब हम सब अपने अपने हिस्से की शमा जलाएंगे तो अंधेरा कहाँ रहेगा, उजाला हो जाएगा हर तरफ। हम अपना रोल प्ले करें, क्रिटिसाइज करना बंद करें और अपने हिस्से का रोल प्ले करें। इस मुल्क को प्रोस्पेरिटी की तरफ मिलकर लेकर, और इसके लिए हम सबको मिलके काम करना है। जी शेफ साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बात को आगे रखते हुए कि अपने हिस्से का काम जो है आप खुद करें। बेसिकली होता है कि बजरूरी कि बहुत ज्यादा अमीर आदमी है तो करेगा। हर इंसान पड़ोसी का जो हक है, इस्लाम में पड़ोसी का हक इसलिए है कि आप पड़ोसी का ख्याल करेंगे, हर एक दूसरे का पड़ोसी का ख्याल करेगा तो वो गिवन टू 1 to 1 हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल है कि अगर हम एक दूसरे का ख्याल करें, ठीक है। इस कुर्बानी में खास तौर पे अपने जो दोस्त हैं, अहबाब है, उनका ख्याल करें। जानवरों के साथ अपने गोश्त जहर खाएं भी और फिर बांटें भी। बिल्कुल भी। जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं, जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, तो अपनी कुर्बानी के हिस्से में से उनको भी हिस्सा दीजिए। तो अब हम ये मील एंजॉय करते हैं, तब तक के लिए अब आपसे कल मुलाकात होगी। हमारे शो का टाइम खत्म हुआ है, तो कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए दिलचस्प मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।